साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आर्थिक नियोजन और नियोजन के प्रकार के विषय में जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दोस्तों आर्थिक नियोजन क्या होता है और आर्थिक नियोजन के कितने प्रकार होते हैं। इसके विषय में दोस्तों हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं दोस्तों? डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो दोस्तों आर्थिक नियोजन क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्थिक नियोजन क्या होता है दोस्तों। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है दोस्तों? इकोनॉमिक प्लानिंग क्या दोस्तों? इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन में दो शब्द है, एक है दोस्तों आर्थिक और दूसरा है नियोजन, यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो नियोजन, जो नियम, जो कानून, जो नीतियाँ बनाई जाती है उसी को हम आर्थिक नियोजन कहते हैं दोस्तों। अगर कोई देश अपने सामाजिक तथा आर्थिक विकास हेतु उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रयोग करने तथा अर्थ को केंद्र में रखकर नियोजन बनाता है तो दोस्तों उसी को हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्थिक नियोजन कहते हैं। अगर कोई देश अपने सामाजिक तथा आर्थिक विकास हेतु उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रयोग करने के लिए तथा अर्थ को ध्यान में रखकर नियोजन बनाता है तो उसी को हम आर्थिक नियोजन कहते हैं दोस्तों। आर्थिक नियोजन कहते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं दोस्तों। 1947 में आज़ाद भारत के पास गर्व करने के लिए अंग्रेज़ों ने कुछ नहीं छोड़ा था दोस्तों। अंग्रेज़ों ने कुछ नहीं छोड़ा था। वे हमें आतंक, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और दंगे की स्थिति में छोड़कर चले गए थे दोस्तों। आज़ादी के बाद हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती था दोस्तों आतंक और दंगे से निपटना। दोस्तों आतंक और दंगे से निपटकर देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना था दोस्तों। देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए सराहनीय काम किया और अपनी वैज्ञानिक सोच और दूरदर्शितापूर्ण नीति का परिचय देते हुए आर्थिक नियोजन के माध्यम से देश के विकास के लिए आगे कदम बढ़ाया दोस्तों जवाहरलाल नेहरू साहब ने। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं, नियोजन के प्रकार के विषय में देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग देख लेते हैं दोस्तों कि नियोजन के कितने प्रकार होता है दोस्तों। तो अवधि के आधार पे नियोजन होता है, सरकार के नियंत्रण के आधार पे होता है, लक्ष्य के प्राप्ति के आधार पे होता है, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पे नियोजन होता है, योजना निर्माण के आधार पे नियोजन होता है दोस्तों। क्या क्या होता है? तो अवधि के आधार पे जो नियोजन होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है, एक बंद अवधि की योजना और दूसरा होता है खुली अवधि की योजना। क्या होता है दोस्तों? एक बंद अवधि की योजना होता है और दूसरा खुली अवधि की योजना होता है। बंद अवधि की योजना के तहत तीन टाइप आ जाता है दोस्तों, अल्प अवधि योजना, मध्य अवधि योजना और दीर्घ अवधि योजना। खुली अवधि योजना के अंतर्गत अनवरत योजना आ जाता है दोस्तों, रूलिंग प्लान आ जाता है दोस्तों, रोलिंग प्लान आ जाता है। और सरकार के नियंत्रण के आधार पर अगर नियोजन देखें दोस्तों तो यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आदेशात्मक नियोजन और दूसरा होता है निर्देशात्मक नियोजन। दोस्तों आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर दोस्तों देखें नियोजन, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पे नियोजन देखें दोस्तों तो ये भी दो प्रकार का होता है, पहला संरचनात्मक नियोजन और दूसरा प्रक्रियात्मक नियोजन। पहला संरचनात्मक नियोजन और दूसरा प्रक्रियात्मक नियोजन। योजना निर्माण के आधार पर नियोजन दोस्तों, योजना निर्माण के आधार पर नियोजन की बात करें तो यह भी दो प्रकार का होता है, एक केंद्रीकृत नियोजन, दूसरा विकेंद्रीकृत नियोजन। तो इन सारे नियोजन के विषय में हम जानने और समझने वाले हैं दोस्तों। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अवधि के आधार पर अगर नियोजन के प्रकार की बात की जाए, अवधि के आधार पर अगर नियोजन के प्रकार की बात की जाए दोस्तों तो बंद अवधि की योजना और खुली अवधि की योजना यह दो प्रकार की होती है। बंद अवधि की योजना और खुली अवधि की योजना।
दोस्तों बंद अवधि की योजना के तहत 3 प्रकार होता है। एक अल्प अवधि योजना, दूसरा मध्य अवधि योजना और तीसरा दीर्घ अवधि योजना। और खुली अवधि योजना की तरह के अंतर्गत एक प्रकार होता है अनवरत योजना। दोस्तों तो अल्प अवधि योजना क्या होता है, मध्य अवधि योजना क्या होता है, दीर्घ अवधि योजना क्या होता है और अनवरत अवधि योजना क्या होता है, इसके विषय में हम समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो दोस्तों अल्प अवधि योजना के विषय में समझते हैं। दोस्तों अल्प अवधि योजना वो योजना होती है जिसका टाइम पीरियड जो होता है 1 वर्ष से 4 वर्ष के बीच होता है। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि अल्प अवधि योजना का जो समय काल होता है वो 1 वर्ष से 4 वर्ष के बीच होता है। और अभी तक भारत में अल्प अवधि योजना को 3 बार लागू किया गया है। दोस्तों कितनी बार लागू किया गया है, तो 3 बार लागू किया है दोस्तों। और तीनों बार का अगर कुल टाइम पीरियड मिला दिया जाए तो यह 7 वर्षों तक लागू थी। कितने वर्षों तक दोस्तों, यह 7 वर्षों तक लागू थी, 7 वर्षों तक लागू थी। इसे भारत में योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अल्प अवधि योजना को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह 3 बार भारत में लागू हुआ है, 7 वर्षों तक हुआ है। दोस्तों तो योजना अवकाश भारत में कब कब लागू हुआ है, तो 1966 से 1969 तक, 1978 से 1980 तक और 1990 से 1992 तक। तो ये हो गया दोस्तों 4 वर्ष, ये हो गया 2 वर्ष और ये हो गया दोस्तों 2 वर्ष, सॉरी ये 3 वर्ष, ये 2 वर्ष और 2 वर्ष, तो टोटल मिला के 7 वर्ष। दोस्तों कितने वर्ष, 7 वर्ष। तो याद रखने वाली बात है दोस्तों कि अल्प अवधि योजना वो योजना होती है जिसका टाइम पीरियड जो होता है 1 वर्ष से 4 वर्ष के मध्य होता है। इसे भारत में अभी तक 3 बार ऐसी योजना लागू की गई है और तीनों बार का कुल टाइम पीरियड मिला दिया जाता है तो 7 वर्ष तक ऐसी योजना लागू रही है। भारत में इस टाइप की योजना को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब चलते हैं मध्य अवधि योजना क्या होता है। दोस्तों क्या दोस्तों, मध्य अवधि योजना क्या होता है, तो मध्य अवधि योजना होता है जिसका टाइम पीरियड 5 वर्ष से 10 वर्षों के बीच होता है। दोस्तों क्या होता है, 5 वर्ष से 10 वर्षों के बीच जो योजना लागू रहती है उसको हम मध्य अवधि योजना के नाम से जानते हैं। दोस्तों पंचवर्षीय योजना, जो भारत में पंचवर्षीय योजना लागू था वो मध्य अवधि योजना का ही पार्ट था। दोस्तों किस योजना का पार्ट था, तो मध्य अवधि योजना का ही पार्ट था। चीन में 5 वर्ष की योजना, पाकिस्तान में 7 वर्ष की योजना और श्रीलंका में 10 वर्ष की योजना मध्य अवधि योजना के तहत ही लागू की जाती है। दोस्तों मध्य अवधि योजना के तहत ही लागू की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दीर्घ अवधि योजना क्या होता है। दोस्तों दीर्घ अवधि योजना क्या होता है, तो ऐसी योजना जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक हो। दोस्तों जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक हो उसी को हम दीर्घ अवधि योजना के नाम से जानते हैं। जनसंख्या स्थिरीकरण नीति हो गया, कृषि नीति हो गया, विज्ञान व प्रौद्योगिकी नीति हो गया, ये नीतियाँ जो है वो आ जाती है दीर्घ अवधि योजना के तहत। अब देख लेते हैं अल्प अवधि योजना कितने सालों के लिए थी, तो 1 साल से 4 साल के मध्य होती थी। और मध्य अवधि योजना दोस्तों ये 5 साल से 10 साल के लिए, और दीर्घ अवधि योजना दोस्तों ये 10 साल से ज़्यादा के लिए, 10 साल से अधिक के लिए। दोस्तों तो इस प्रकार से हम देखें तो अल्प अवधि योजना, मध्य अवधि योजना और दीर्घ अवधि योजना, इसको माइंड में सेट कर लेना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, खुली अवधि योजना क्या होता है। दोस्तों क्या खुली अवधि योजना क्या होता है, तो देख लेते हैं खुली अवधि योजना क्या होता है। दोस्तों तो इसे हम अनवरत योजना, यानी खुली अवधि योजना के अंतर्गत दोस्तों अनवरत योजना आता है। तो अनवरत योजना क्या होता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। तो ऐसी योजना दो बंद अवधि के आधार पर कार्य न करके
रूलिंग के तरह काम करे, क्या दोस्तों, रोलिंग के तरह काम करे, उसे हम अनवरत योजना कहते हैं दोस्तों। ऐसी योजना जो बंद अवधि के आधार पे काम नहीं करती है, उसी को हम अनवरत योजना कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अनवरत योजना कहते हैं। इसमें लक्ष्य का निर्धारण दोस्तों प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अनवरत योजना में दोस्तों लक्ष्य का निर्धारण जो है वो प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसका मतलब यह एक खुली अवधि की योजना होती है। भारत में मात्र एक बार जो था अनवरत योजना लागू किया गया था दोस्तों। भारत में केवल एक बार अनवरत योजना लागू किया गया था। वो किसके समय में किया गया था दोस्तों? तो मोरारजी देसाई के समय में 1978 से 1980 तक, 1978 से 1980 तक अनवरत योजना को लागू किया गया था दोस्तों। इस योजना में दोस्तों, इस योजना के दौरान क्या क्या हुआ था, इसको हम देख लेते हैं कि इस योजना के दौरान क्या क्या हुआ था दोस्तों। तो इस योजना के दौरान क्या क्या किया गया था? तो उच्च मूल्य के मुद्राओं की वैधता को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। उच्च मूल्य के मुद्राओं की वैधता को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। शराबबंदी जो था, शराबबंदी लाई गई थी। जन वितरण प्रणाली जो पीडीएस सिस्टम है उसका विस्तार किया गया था दोस्तों। सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों। क्या? सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों। इस योजना के तहत क्या क्या किया गया था? अनवरत योजना के तहत क्या क्या किया गया था दोस्तों? तो उच्च मूल्य के मुद्राओं की वैधता समाप्त कर दी गई थी, शराबबंदी की गई थी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया था और सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों। लेकिन अनवरत योजना का जो प्रतिपादन था दोस्तों वो गुन्नार मिर्डल की पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था दोस्तों। याद रखने की बात है दोस्तों, याद रखने की बात है कि अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल की पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था दोस्तों। भारत में इसे लागू करने का श्रेय किनको जाता है दोस्तों? तो भारत में इसे लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार को जाता है और साथ में डीटी लकड़ावाला को जाता है दोस्तों। डीटी लकड़ावाला को जाता है दोस्तों अनवरत योजना लागू करने का श्रेय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला देख लेते हैं सरकार के नियंत्रण के आधार पे नियोजन। क्या दोस्तों? सरकार के नियंत्रण के आधार पे नियोजन के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। क्या क्या होता है सरकार के नियंत्रण के आधार पे? सरकार के नियंत्रण के आधार पे नियोजन के प्रकार, तो पहला होता है दोस्तों आदेशात्मक नियोजन और दूसरा होता है दोस्तों निर्देशात्मक नियोजन। क्या? आदेशात्मक और निर्देशात्मक। आदेशात्मक का क्या हुआ कि उसमें सरकार का हस्तक्षेप होगा, लेकिन निर्देशात्मक में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा दोस्तों। तो देख लेते हैं आदेशात्मक नियोजन क्या होता है। तो ऐसी नियोजन जिसमें सरकार का प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप न हो, ऐसी योजना जिसमें सरकार का प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप हो उसे हम आदेशात्मक नियोजन कहते हैं दोस्तों। आदेशात्मक नियोजन में सरकार का प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप होता है। इसमें केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था काम करती है दोस्तों और योजनाओं और नीतियों का निर्माण करती है दोस्तों। क्या क्या होता है आदेशात्मक नियोजन में? आदेशात्मक नियोजन में सरकार का हस्तक्षेप होता है दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से सरकार का हस्तक्षेप होता है। इसमें एक केंद्रीय स्तर पर शीर्ष संस्था होती है जो योजनाओं और नीतियों का निर्माण करती है दोस्तों। लेकिन निर्देशात्मक नियोजन में दोस्तों जो सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका न होकर केवल निर्देश के रूप में भूमिका होती है दोस्तों। इसमें सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है दोस्तों, केवल निर्देश के रूप में, गाइड के रूप में भूमिका होती है दोस्तों। उसी को हम निर्देशात्मक नियोजन कहते हैं। इसमें सरकार केवल नीतियाँ बनाती है, लेकिन इसका क्रियान्वयन जो होता है निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। सरकार तो इसमें नीतियाँ बना देती है,
लेकिन इसका क्रियान्वयन जो होता है वो निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। सरकार केवल निर्देश देता है, सरकार केवल निर्देश देती है, इसी को हम निर्देशात्मक नियोजन कहते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पे नियोजन। दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पे नियोजन के प्रकार, तो एक संरचनात्मक नियोजन और दूसरा प्रक्रियात्मक नियोजन। तो दोस्तों, संरचनात्मक नियोजन क्या होता है? यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि इत्यादि में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए तो ऐसी नियोजन को हम संरचनात्मक नियोजन कहते हैं दोस्तों। यानी आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत पड़ जाती है, आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ता है, तो उस टाइप के नियोजन को हम संरचनात्मक नियोजन के नाम से जानते हैं दोस्तों। जैसे भूमि सुधार करना हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है दोस्तों, तो यह आ जाएगा दोस्तों संरचनात्मक नियोजन के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं प्रक्रियात्मक नियोजन क्या होता है दोस्तों। तो प्रक्रियात्मक नियोजन, यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसाधन स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि आदि में परिवर्तन के बजाय अधिकतम दोहन की रणनीति अपनाई जाए। जितने भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उन्हीं संसाधन का अधिकतम दोहन किया जाए, तो इस प्रकार के नियोजन को हम प्रक्रियात्मक नियोजन कहते हैं। जैसे हरित क्रांति दोस्तों, जैसे हरित क्रांति। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब योजना निर्माण के आधार पे देख लिया जाए नियोजन के प्रकार दोस्तों। योजना निर्माण के आधार पे देख लिया जाए नियोजन के प्रकार, तो होता है दो प्रकार का, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। केंद्रीकृत मतलब दोस्तों हुआ सेंटर में और नीचे बहुत सारा, और विकेंद्रीकृत मतलब नीचे से ऊपर केंद्र की तरफ जाएगा। तो ये होता है केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। तो देख लेते हैं दोस्तों केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोस्तों। केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत नियोजन क्या होता है दोस्तों? तो ऐसी योजना जिसके लक्ष्यों का निर्धारण दोस्तों टॉप टू बटन यानी ऊपर से नीचे हो, उसे हम केंद्रीकृत नियोजन कहते हैं दोस्तों। ऐसी योजना जिसके लक्ष्यों का निर्धारण पहले टॉप के लोगों के लिए हो, उसके बाद नीचे के बटन के लोगों के लिए हो, उसी को हम केंद्रीकृत नियोजन कहते हैं। इसे उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नियंत्रण किया जाता है दोस्तों। और विकेंद्रीकृत होता है दोस्तों बटन टू टॉप। क्या होता है दोस्तों? जिसका लक्ष्य का निर्धारण बटन टू टॉप हो, उसे हम विकेंद्रीकृत कहते हैं। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के बजाय आम जनता की सहभागिता अधिक होती है दोस्तों। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के बजाय आम जनता की सहभागिता अधिक होती है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत योजनाएं। दोस्तों, आज हम क्या क्या पढ़े दोस्तों, उसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। तो आज हम पढ़े आर्थिक नियोजन क्या होता है दोस्तों। आर्थिक नियोजन क्या होता है इसके विषय में देखें। सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु जो भी योजनाएं को बनाया जाता है उसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं। नियोजन के प्रकार के विषय में दोस्तों देखें कि नियोजन के कितने प्रकार होते हैं। अवधि के आधार पे देख लिए, बंद अवधि, अल्प अवधि योजना, मध्य अवधि योजना और दीर्घ अवधि योजना। खुली अवधि के अंतर्गत अनवरत योजना देख लिए, और सरकार के नियंत्रण के आधार पे आदेशात्मक और निर्देशात्मक नियोजन देख लिए। उसी प्रकार लक्ष्य प्राप्ति के आधार पे दोस्तों हम लक्ष्य प्राप्ति के आधार पे संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक नियोजन को देख लिए। योजना निर्माण के आधार पे दोस्तों केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत को देख लिए दोस्तों। क्या देख लिए? केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत को देख लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।